Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग वन। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वन स्टार्ट किया है, उसमें से भी यूनिट वन का पहला चैप्टर नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू। ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। मैनेजमेंट अकाउंट यूनिट वन में दो चैप्टर है, उसमें से पहला मैनेजमेंट अकाउंट ओवरव्यू में से 7-7 मार्क्स के दो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, यानी यूनिवर्सिटी वेटेज अगर आप देखो तो टोटल 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस के सम आता है 7-7 मार्क्स के, पर ये इसमें से भी 7-7 मार्क्स के दो थ्योरी क्वेश्चन 100% आएंगे। यूनिट वन के दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में मोस्टली जाते हैं। तो ये छोटू चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंट ओवरव्यू, लास्ट लेक्चर में भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, आज भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट वन और उसमें चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखा था स्कोप। देन उसके बाद एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। आज हम ये लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम रिलेटेड कवर करने वाले हैं जो आपके लिए आईएमपी रहेंगे, और उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई टूल्स एंड टेक्निक यानी कि आप कह सकते हो मेथड्स, पर यहाँ पे ज़्यादातर मेथड वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम में भी आपको यही पूछेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इज टूल्स, और टेक्निक ये ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाएगा। यानी अब हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि आगे जाके ये हमारे चैप्टर्स भी इसमें से कुछ बन जाएंगे। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो मेथड है वही हमें आगे हमारे यूनिट बनेंगे और वो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। चलो सबसे पहले टेक्निक जो मोस्ट आईएमपी है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसके 2-3 सिमिलर नाम भी है। स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड, और एक तीसरा नाम है प्री डिटरमाइंड, यानी कि आप अपनी कॉस्ट को पहले से प्री डिटरमाइन करते हो, एस्टिमेट किया जाता है। सपोज आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो और आप पहले से अपनी मटेरियल, लेबर वगैरह कॉस्ट को पहले से एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरी भाई ये मटेरियल की इतनी कॉस्ट जाएगी, ये हमारा इतना खर्चा होगा। तो जब आप कोई ऐसी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो, फिर जब एक्चुअल कॉस्ट होती है, यानी कि अगर प्रोडक्शन ख़त्म हो गया फिर आपका जो कॉस्ट अराइज हुआ, आपका स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, उस डिफरेंस को बोला जाता है वेरिएंसेस। क्या बोला जाता है? वेरिएंसेस। तो जब ऐसे वेरिएंसेस अराइज होते हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट फ्यूचर डिसीजन ले पाए, इसके लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आप ऑलरेडी TY BCom सेमेस्टर 6 में पढ़ने ही वाले हो। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड के डेटा को आप कंपेयर करते हो और वेरिएंसेस अराइज होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। सेकेंड टेक्निक टूल्स जिसको कह सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का दूसरा सिमिलर वर्ड होता है वो है वेरिएबल कॉस्टिंग। आप जानते हो कि कोई भी प्रोडक्शन और कोई भी कॉस्ट हो तो उसके मोस्टली दो टाइप्स होता है, वेरिएबल एंड फिक्स। जनरली दो टाइप्स होता है। वेरिएबल यानी जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और फिक्स यानी कि आप एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स रहता है। तो मार्जिनल का सिमिलर वर्ड है वेरिएबल कॉस्टिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट अगर आप डेफिनेशन या मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो जो बढ़ने के कारण जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो मार्जिनल कॉस्ट है। डेफिनेशन: द कॉस्ट विच इज इंक्रीज और डिक्रीज वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एडेड और डिडक्टेड इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन का एक यूनिट भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, उसके कारण जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक तरह का वेरिएबल कॉस्टिंग है बच्चों, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग को ही आप मार्जिनल कॉस्टिंग कह सकते हो। तो ये भी मैनेजमेंट की एक टेक्निक।
थर्ड टेक्निक है जो आगे हम पढ़ चुके हैं, बजटरी कंट्रोल। बजट वर्ड से आप वाकिफ हो। बजट यानी कि एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फ्यूचर पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि अगर आप फ्यूचर पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट कर रहे हो तो उसको हम बजट कह सकते हैं। ये बजटरी कंट्रोल वर्ड है। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब आपने जो बजट बनाया उस हिसाब से सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और वो जो बजट का टारगेट है वो फुलफिल हो, उसके लिए हमें कंट्रोलिंग करना है। तो ये कंट्रोलिंग करना ये मैनेजमेंट अकाउंट की एक टेक्निक है कि बजट बनाने के बाद बजटरी कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये वन ऑफ द चैप्टर भी है। ये हम यही सेमेस्टर में एक और थियोरी चैप्टर आएगा बजटरी कंट्रोल, वहाँ पे हम ये चैप्टर को और डीपली पढ़ने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो टूल्स है मैनेजमेंट का वो है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। कम यूज़ होने वाली टेक्निक। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, यानी द कॉस्ट विच इज़ ऑलरेडी इंकर्ड इन पास्ट, जो पास्ट में अराइज हो चुकी है। ऐसी कॉस्ट के बेस पे आप अपने अकाउंट्स लिखते हो तो उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो पहले से हो चुकी होती है। ये टॉपिक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अपोजिट है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्री डिटरमाइन करता है, पहले से एस्टिमेट करता है, जबकि हिस्टोरिकल पास्ट डेटा को लेके अपने कॉस्ट प्रिपेयर करता है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एग्जैक्ट अपोजिट कॉस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग, यानी कि कंपनी अपने जो फाइनल अकाउंट बना रही है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कंपनी ये क्यों मेंटेन कर रही है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फाइनल अकाउंट का यूज़ क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस ये जानना है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। भाई ये अकाउंट पे से कंपनी अपनी फ्यूचर पॉलिसी फाइनेंशियल की बना सकती है, पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंपनी को अगर समझो कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वो 10 लाख का प्रॉफिट वो मेंटेन करना चाहती है तो उसके लिए वो कैसी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएगी, तो उसको ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, जब वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी तब। तो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना ये भी मैनेजमेंट अकाउंट की वन ऑफ द टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक वो बहुत ईजी है, डिसीजन अकाउंटिंग। भाई कंपनी के मैनेजमेंट को जो टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन। मैनेजमेंट को काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि मेक और बाय डिसीजन। आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं थियोरी में कि कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन उनको खुद करना है या फिर उसको बाहर से परचेस करना है। जैसे कि कोई रॉ मटेरियल है, कोई पार्ट्स है जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, साइकिल के लिए नट बोल्ट, या फिर कोई इंजन है तो वो कोई इंजन है कोई गाड़ी के लिए फिट करना है तो वो इंजन वो खुद बनाएगी या बाहर से कोई परचेस कर लेगी रेडीमेड। तो ऐसे कोई डिसीजन अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लेने पड़े कि वो चीज़ें खुद बनानी है या बाहर से परचेस करना हो, तो वो डिसीजन के लिए कुछ अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, भाई उनको किस में फ़ायदा है। तो ऐसा अगर कोई अकाउंट मेंटेन करता है तो उसको बोला जाता है डिसीजन अकाउंटिंग। एक और डिसीजन मैं बोलूँ तो बिजनेस कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे बिजनेस रिगार्डिंग ऐसे डिसीजन लेना है कि कंपनी लॉस कर रही है तो अभी भी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे या फिर शट डाउन कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसे काफ़ी सारा डिसीजन उनको लेने होता है। तो ये डिसीजन अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंट की वन ऑफ द टेक्निक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर चलिए टूल्स एंड टेक्निक्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कंट्रोल अकाउंटिंग। लास्ट टेक्निक कह सकते हो। कंट्रोल अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैनेजमेंट अकाउंट में हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में अपने बड़ा मशीनरी खरीदना है जो कि लाखों करोड़ों का वैल्यू का मशीनरी होता है, तो वो मशीनरी खरीदना है से पहले आप क्या करते हो, वो सोचते हो कि अगर ये मशीनरी खरीद रहे हो तो इसमें इतना खर्चा होगा, पुराने मशीन से आप अगर वर्क कर रहे हो तो उसमें रिपेयरिंग का इतना खर्चा हो रहा है, दोनों खर्चों को कंपेयर करोगे। अगर नया मशीनरी लेने जैसा है तो ही आप नया मशीनरी परचेस करोगे। मतलब अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो करने से पहले कंपनी वो 10 बार सोचेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द कंट्रोल अकाउंटिंग। हर एक खर्चे करने से पहले सोचना। सपोज़ आप कोई खर्चे बांट भी रहे हो, एक्सपेंडिचर बांट रहे हो या फंड एलोकेट कर रहे हो बिटवीन डिपार्टमेंट,
तो वहाँ पे भी आप कोई डिपार्टमेंट को ज़्यादा खर्चे अलोकेट ना करो, कोई डिपार्टमेंट में जहाँ पे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट में पैसे बांटना रह ना जाए, ये सारी चीज़ों का आप पहले एनालिसिस करोगे। तो ये आपके लिए कंट्रोल अकाउंटिंग हुआ। तो मैनेजमेंट अकाउंट की वन ऑफ द टेक्निक है कि वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, राइट। कि वो लोग देखते हैं कि हर एक चीज़ वो जो खर्चे कर रहे हैं वो कर रहे हैं जैसा है कि नहीं। तो कंट्रोल अकाउंटिंग वन ऑफ द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, राइट। तो यहाँ पे ये टूल्स एंड टेक्निक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आज के दिन का सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन हमें पढ़नी है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक आप कह सकते हो। यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम पूछा गया क्वेश्चन, फिर भी अगर हम मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंट के फ़ायदे क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल की सर्टेन लिमिटेशंस है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की लिमिटेशन देखना ज़रूरी है। सबसे पहले लिमिटेशन दैट इज़ प्रेजेंट ओनली द पास डेटा। फाइनेंशियल क्या करता है, सिर्फ पास डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया था कि मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी जब भी आप परचेस करते हो उसकी जनरल एंट्री होगी कि आपके पास असेट आएगी, पैसे जाएंगे, राइट। तो कैपिटल यानी कि फिक्स असेट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा आप जनरल एंट्री पास ऑन करोगे। जनरल एंट्री की पोस्टिंग करोगे, अकाउंट्स में उसकी एंट्री करोगे और आपके फाइनल अकाउंट में भी वो दिखेगा। तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया जस्ट उसकी नोट डाउन हुई, तो मतलब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ या उसके ऊपर से फ्यूचर डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। तो वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल की वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन कह सकते हो कि वो सिर्फ पास डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, ये पास डेटा को आपको दिखा रहा है कि कंपनी की ये पोजीशन है, उसके ऊपर से आप कोई फ्यूचर डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये उसकी पहली लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन दैट इज़ यूजलेस फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि वो क्या कर रहा है कि आपको कंट्रोलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में देखा था कि वो कंट्रोलिंग के लिए बेस्ट है, पर फाइनेंशियल के बेस पे आप क्या कंट्रोल कर पाओगे, जो चीज़ पास में हो चुकी है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल की ये भी एक लिमिटेशन हुई कि वो यूजलेस है फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। अगर आपको कोई खर्चे कंट्रोल करने हैं, कोई एक्सपेंडिचर आपको जो है वो बचाना है, खर्चे बचाने हैं, तो वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जो ट्रांजैक्शन होंगे उसकी एंट्री करेंगे। तो कंट्रोलिंग पर्पस भी ये यूजलेस है। नेक्स्ट लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये उसके जैसा ही है, प्रेजेंट दैट फिगर्स नॉट इंटरप्रिटेशन, यानी कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ फिगर्स को दिखा रहा है, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं करके दे रहा है। आपको एग्जांपल दूँ तो मैनेजमेंट अकाउंट में आप रेशियो एनालिसिस करके चैप्टर पढ़ चुके हो। तो रेशियो एनालिसिस में क्या करते हो आप, वो जो दो चीज़ों के बीच का रेशियो है पहले आप वो लिखते हो कि दिस रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। फिर क्या करते हो, वो रेशियो कंपनी के लिए कैसा है, द कंपनीज पोजीशन शोइंग गुड, कंपनी पोजीशन अच्छी है, कंपनी की पोजीशन थोड़ी ख़राब है, वो आप इंटरप्रिटेशन करते हो। तो यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आपको इंटरप्रिटेशन करके देता है, सिर्फ फिगर्स को दिखाता नहीं है। जबकि फाइनेंशियल में ये लिमिटेशन हो जाती है कि वो सिर्फ फिगर्स को दिखा रहा है, उसको इंटरप्रिटेशन करके नहीं दे रहा है। ये भी उसकी लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट लिमिटेशन दैट इज़ यूजलेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वन ऑफ द लिमिटेशन कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसा करके एमसीक्यू पूछेंगे। तो फाइनेंशियल की एक लिमिटेशन ये भी है कि वो यूजलेस है फॉर टेकिंग डिसीजन। बट डिसीजन लेने के लिए आप फाइनेंशियल का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाएगा, पर उसके पीछे के रीजंस आपको नहीं बता पाएगा। चलो कंपनी ने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट क्यों किया, क्योंकि हर साल आपको प्रॉफिट अगर कंटिन्यू करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ये साल हमने इस वजह से प्रॉफिट किया है। लॉस हुआ तो जानना और भी ज़रूरी है कि भाई ये साल लॉस क्यों किया, पर वो आपको रीजंस ढूंढ के नहीं दे पाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके लिए आपको डिफरेंट और भी अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल की ये लिमिटेशन हो जाती है कि वो डिसीजन लेने में यूजलेस है। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो है फेलियर टू प्रेजेंट डेटा एट वेरियस लेवल।
भाई अलग अलग कंपनी में लेवल होता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, या फिर आप कह सकते हो टॉप लेवल, बॉटम लेवल। हाँ, तो वो हर एक लेवल पे डेटा रिप्रेजेंट करने में फेलियर है। ये सिर्फ कंपनी की पोजीशन दिखाता है। सपोज कोई रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी की पूरे साल की बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल अकाउंट में मिल जाएगी, पर वो उसके ऊपर से फ्यूचर डिसीजन लेने में या फिर जो अलग अलग लेवल के हिसाब से वो होना चाहिए, वो डेटा रिप्रेजेंट वो नहीं कर पाता। यानी कि अगर आपको रिलायंस कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही है, पर हर प्रोडक्ट वाइज उसका प्रॉफिट या लॉस वो नहीं बता पाएगा, या फिर वो अलग अलग जो कोई प्रोडक्ट है उसमें से कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। सपोज़ कोई कंपनी 10 चीज़ें बना रही है, पर उसमें से 1-2 चीज़ें ऐसी है जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, पर ये जो फाइनेंशियल है वो आपको वो चीज़ नहीं बता पाएगा कि कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये उसकी एक लिमिटेशन हुई कि वो डेटा अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करने में फेल्योर है, राइट। तो दीज आर द मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक्स्ट्रा टॉपिक। चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू में नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। भाई प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक डिफरेंस देखा था, जो था मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आज हम देखने वाला है। दोनों डिफरेंस में से कोई एक डिफरेंस 100% आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में होगा। पिछले 3-4 साल के पेपर आप देखोगे यूनिवर्सिटी के, यूनिट 1 में आपको ये दोनों में से कोई एक डिफरेंस 100% थियोरी में दिखेगा। तो ये दोनों डिफरेंस में से कौन सा आएगा ये तो नहीं बता सकते, पर ये दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा 100%। तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए डिफरेंस की शुरुआत करेंगे। 3 कॉलम होगी डिफरेंस में। पहली कॉलम ऑलवेज रहेगी पॉइंट्स, सेकंड कॉलम आएगी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, थर्ड कॉलम हम लेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। और देखो डिफरेंस में भी आपको ये मैंने बताया हुआ है कि सीरियल नंबर की कॉलम कभी नहीं बनानी है, पॉइंट्स की कॉलम ऑलवेज बनाओ, जिससे आपका डिफरेंस का प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। और आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको बुक्स में या कहीं और जगह पे अगर कुछ पॉइंट्स नहीं दिए गए तो एक कॉमन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका मीनिंग। कोई भी टॉपिक के मीनिंग आपको समझा देना है, तो पहला टॉपिक हमारा भी रहेगा पॉइंट्स में मीनिंग। उसमें मैनेजमेंट में अ मेथड प्रोवाइड्स necessary accounting information to management so that they can take important decision for future regarding business activity। भाई जो मेथड बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पास ऑन कर रहा है, किसके लिए, क्योंकि बिजनेस की जो फ्यूचर एक्टिविटी करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। तो जो मेथड मैनेजमेंट के लिए जो उनको हेल्पफुल रहती है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। सामने कॉस्ट अकाउंटेंसी, अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड हेल्प टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई ऐसी अकाउंटिंग मेथड जो आपको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करके दे और जो बिजनेस को अपनी सेलिंग प्राइस ढूंढने में हेल्प करे, उसको हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो वो इसका डेफिनेशन भी इजी है। पहला टॉपिक आपका ऑलवेज होना चाहिए डिफरेंस में मीनिंग। सेकंड हम यहाँ पे लेंगे उसके जैसा ही ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में, टू गिव गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। भाई जो डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करे, वही उसका ऑब्जेक्टिव रहता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्लियर है कि आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रिलिमिनरी कंसर्न विथ कॉस्ट record, collect, analysis on present the cost data before management। भाई ये क्या करता है, तो पूरा कॉस्ट को रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कलेक्ट करता है डेटा, उसका एनालिसिस करता है और ऐसे रिप्रेजेंट करता है जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो। यानी ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को हेल्पफुल रहता है कि उसको जो फ्यूचर डिसीजन लेने, तो उसके लिए उसको जो रिकॉर्ड चाहिए, पास रिकॉर्ड चाहिए, वो कौन मेंटेन करके देता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी कि आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंड्स है,
वो उसके बिना नहीं पॉसिबल हो सकता, राइट। चलिए डिफरेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रिपेयरिंग डेटा, और उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंट इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर एंड प्रेजेंट डेटा फॉर मोर देन 1 ईयर। भाई यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा प्रेजेंट करता है ना, वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होता, यानी कि 1 से ज़्यादा साल के लिए हो सकता है। आप 3-4 साल के डेटा को लोगे, उसके ऊपर से 3-4 साल का एस्टिमेशन भी करोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ अकाउंटिंग सिर्फ 1 साल के लिए हो, वो 1 से ज़्यादा साल के लिए ही ऑलवेज होता है। यानी कि यहाँ पे 1 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 से ज़्यादा साल के लिए डेटा प्रिपेयर किया जाता है। सामने कॉस्ट कलेक्ट्स एंड प्रेजेंट डेटा फॉर 1 ईयर। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलवेज 1 साल का ही होता है। अगर आप 1 साल की कॉस्ट निकाल रहे हो कि इस साल कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, इस साल का हमें टोटल खर्चा कितना हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलवेज 1 साल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट वो रहेगा कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंट में मैनेजमेंट अकाउंट इज कंसर्न्ड विथ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड अदर एस्पेक्ट्स which are of interest of management। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल किस किस भी चीज़ पे करना चाहता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे ऐसा वो लोग चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो ऐसा वो लोग चाहते हैं। और मैनेजमेंट काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट अकाउंटेंसी जनरली मेक्स use of standard costing, budgetary control for control purposes। भाई यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के एग्जैक्ट अपोजिट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल जैसी टेक्निक को यूज़ करके बिजनेस का जो कंट्रोल प्रोसेस है वो लोग करते हैं, यानी कि बहुत कम टेक्निक को यूज़ करके बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है स्कोप। स्कोप बहुत ईजी टॉपिक रहेगा। The scope of management accountancy is wider than cost account, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का स्कोप वाइडर है, बड़ा स्कोप है, यानी कि उसमें ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज़ लिमिटेड देन देयर एरियाज। भाई ये उसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। चलिए स्कोप के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन। ये पॉइंट उसमें मैनेजमेंट में द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑक्यूपाइज अ हायर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। भाई यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसकी पोजीशन दूसरे एम्प्लॉय से थोड़ी अपर होती है, यानी कि उसकी पोजीशन थोड़ी हायर है। जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ लोअर स्टेटस एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंट। भाई मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होता है, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट से उसकी पोस्ट थोड़ी हायर होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट थोड़ी लोअर होती है, क्योंकि और जाहिर सी बात है वो बिजनेस का नॉर्मल एम्प्लॉयड है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंट के लिए बहुत सारी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। चलिए डिफरेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट पॉइंट वो रहेगा प्लानिंग में द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में काफ़ी बार शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। जैसे कि बिजनेस में कौन सा प्रोडक्शन करना है वो शॉर्ट टर्म है, पर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है वो एक तरह का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो मैनेजमेंट को दोनों तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोस्टली कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओनली शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है। चलिए आप ये तो आप आराम से समझा पाओगे। नेक्स्ट है पीरियड। मैनेजमेंट अकाउंट्स एक्सक्यूज्ड प्लान फॉर मोर देन 1 ईयर। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, तो 1 साल से ज़्यादा की प्लान बनाता है, यानी कि वो उसका जो पीरियड होता है अकाउंट का वो 1 से ज़्यादा साल का होता है। जबकि कॉस्ट अकाउंट एक्सक्लूड प्लान फॉर मोस्टली 1 ईयर, यानी कि ये लोग क्या करते हैं 1 साल का ही प्लान बनाते हैं। कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वो 1 साल का ही होता है, यानी पीरियड जो होता है अकाउंटिंग का वो है 1 साल का। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक वो है इंक्लूड्स। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में
द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नॉट वर्किंग विदाउट इंक्लूजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा होना ज़रूरी है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट डिपेंड्स करता है कॉस्ट अकाउंटिंग पे, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क विदाउट इंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। भाई कॉस्ट अकाउंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट अकाउंट के लिए आपको पता है कौन सा अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है? फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि सब एक तरह की चेन है। फाइनेंशियल पे से कॉस्ट डेटा प्रिपेयर होता है, कॉस्ट एंड फिनेंस पर से मैनेजमेंट डेटा प्रिपेयर होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा कह सकते हो। यानी मैनेजमेंट कॉस्ट पे डिपेंड है और कॉस्ट है फिनेंस पे डिपेंड, राइट। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट समझाए हैं, जिसमें से आपको जितने पॉइंट याद रहे उतने आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस, दैट मीन्स मेरिट, और उसको हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के फ़ायदे। स्टूडेंट ये टॉपिक आपको ना ही टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा और ना ही आपको ध्यान कॉमर्स के मटेरियल में भी होगा, पर लास्ट ईयर आपको ये क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्सिटी ने, तो इसके लिए मैं ये आपको अभी ऑनलाइन लेक्चर में इसके पॉइंट समझा रहा हूँ। जब भी क्लास में भी ये टॉपिक करता है तो मैं एक्स्ट्रा ये इसको लिखवा ही देता हूँ कि एडवांटेजेस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के, आपको यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। वैसे कई बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड स्कोप के ऊपर से आप ये एडवांटेजेस लिख सकते हो, पर उसके प्रॉपर पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं ये अभी मैं आपको ये लेक्चर में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का वो है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। भाई ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आपको ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करवा रहा है जिसमें आपकी काम करने की क्षमता बढ़ी जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाती है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाती है, बिजनेस कैसे अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकता है, कम से कम वेस्टेज कैसे किया जाता है, मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैसे किए जाते हैं, ये सारे कौन सोचता है? मैनेजमेंट सोचता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होगी तो आपकी एफिशिएंसी जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी। अब देखो मैंने हर एक टॉपिक के साथ एक इमेज भी लिया है ताकि आपको टॉपिक समझने में और आसानी हो, और वैसे भी ये टॉपिक तो एक्स्ट्रा है, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप अच्छे से समझोगे और उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन करोगे, जिससे आप ये भूल ना जाओ कि ये भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनका मेन काम क्या है? बिजनेस अगर अच्छे से चलाना है तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। देखो मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। या आप 11-12 से पढ़ते आओ कि अगर मैनेजमेंट करना है तो प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज अच्छा होना चाहिए, प्लानिंग यानी अगर कंट्रोलिंग वगैरह ये सारे टूल्स ना हो तो बिज़नेस का जो सक्सेसफुल गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाता। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या करता है? आपको एक अच्छे से अच्छा प्लान प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अगर वो प्लानिंग के हिसाब से जाओगे तो बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे और बिज़नेस की एक्टिविटी अच्छे से रन कर पाओगे। तो इफ़ेक्टिव प्लान करने में मददरूप होता है, जैसे कि बजट बनाना, बजट से आपका अच्छा प्लानिंग हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि वो लोग क्या करते हैं? आपका परफॉर्मेंस बार बार इवैल्यूएट करते हैं, यानी मैनेजमेंट में कौन अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है। सपोज परचेस वर्क डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉपर वर्क हो रहा है। कोई एम्प्लॉय है जो अच्छा वर्क कर रहा है कंपनी के लिए, वो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, तो ये सभी चीज़ों को नोट डाउन करता है, नोटिस करता है। यहाँ पे आप आगे सीखने वाले हो, आपका जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, यानी कि वो आप सिर्फ अकाउंटिंग में उनको भी ध्यान में लेना पड़ता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो आपकी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होने के कारण वहाँ पे आपको पता है कि कौन से एक्टिविटी में आपको ज़्यादा अच्छा बेटर करना है या कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी हो रही है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का वन ऑफ द एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एडवांटेजेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब कोई भी कंपनी हो, सिवाय कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट जिसका गोल है सिर्फ सेवा प्रोवाइड करना, यानी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, बट मोस्टली कंपनी का गोल यही होता है
कि वो पैसे कमाए। भाई वो मार्केट में क्यों है? क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं। तो कोई भी कंपनी अगर पैसे बनाना चाहती है, तो मैंने आगे बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट देखो कंपलसरी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट मेंटेन करना कोई कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उनको पता है अगर अभी कंपटीशन के ज़माने में आगे बढ़ना है तो हमें प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, हर बार ये सोचना पड़ता है। तो उसके लिए उसको मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस। ये वेस्टेजेस के अलग अलग टाइप्स है। देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ वेस्टेज। यानी कंपनी में बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे कि टाइम का वेस्ट होता है, कई बार प्रोडक्शन का वेस्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वेस्टेज होते हैं। आपको पता है कि प्रोडक्शन में अगर आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, पर वो सारे रॉ मटेरियल फिनिशिंग गुड्स में बन जाता है? नहीं। चीज़ें बनाने में आपको काफ़ी सारा वेस्टेज, कचरा निकलता है, और वो वेस्ट कम से कम हो ऐसा मैनेजमेंट चाहता है। यानी आपका टाइम, जो रॉ मटेरियल है, वो सभी का वेस्टेज कैसा होना चाहिए? कम से कम। तो ऐसा कैसे मैनेजमेंट को पता चलता है कि यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आपको वेस्टेज कम से कम करवाने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये टॉपिक आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आपको पता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। आप जो बीकॉम कर रहे हो, हर सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आता है, सीसी जिसे आप कहते हो। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो, या उसमें आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल ना हो, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताऊँ, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो परचेस डिपार्टमेंट पे ऊपर डिपेंड है। अगर रॉ मटेरियल उन्होंने ख़रीदा नहीं है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करना चाहता है, पर उनके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, परचेस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ख़रीदा ही नहीं है, तो परचेस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन के पास होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। वैसे ही प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन सेलिंग डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए, तभी तो सेल डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छा सेल कर पाएगा। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सेल किस चीज़ का करोगे, राइट? तो कम्युनिकेशन इज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में वो हो सकता है। चलिए एडवांटेजेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एडवांटेजेस है एम्प्लॉयज़ मोरल। अगर एम्प्लॉय को अच्छे से वर्क करने में आपने हेल्पफुल किया, उसको मोरल इंक्रीज़ किया, मोरलिटी इंक्रीज़ किया, तो आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाएगा। यानी कि टाइम टू टाइम किसी को मोटिवेट करना। ये आपको पता है कि अगर एम्प्लॉय आपके लिए, आपकी कंपनी से खुश हो गए, तो वो अच्छे से अच्छा आपको काम करके देंगे, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी कंपनी के लिए ज़रूरी है, और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी उसमें हेल्पफुल रहता है। जो एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है वो उनको मोटिवेट करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का ये वन ऑफ द एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे ये भी करते हैं कि ये टॉपिक एडवांटेजेस में अलग अलग भी लिखते हैं। कंट्रोल भी एडवांटेजेस में लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी लिखते हैं, तो सही है, पर दोनों एक जैसा ही है कि कंट्रोल करना है कोई एक्टिविटी को या कोऑर्डिनेशन रखना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी उसको आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये एडवांटेजेस के पॉइंट आपको कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में या मटेरियल में नहीं मिलने वाले। ये इतने इजी पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, और यही सही पॉइंट भी है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के ये फ़ायदे हैं, आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आ सकता है, राइट? चलिए, तो अब नेक्स्ट एक और इसके जैसा पॉइंट देखने, इसके जैसा क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने एडवांटेजेस देखे, तो अब देखने वाला है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं है, उसके कुछ लिमिटेशन भी है। एक सिक्के की दो बाजू, एक के फ़ायदे, दूसरे तो उसकी लिमिटेशन। चलिए, सबसे पहला पॉइंट उसमें है डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक ऐसी टेक्निक है जो दूसरी टेक्निक के ऊपर डिपेंड रहती है। यानी कि अगर मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल डेटा नहीं है, या फाइनेंशियल डेटा में कोई गड़बड़ की हुई है, सपोज़ आपका जो अकाउंटेंट था वो कोई घपला कर रहा है, वो अकाउंट अच्छे से नहीं लिख रहा था, अगर फाइनेंशियल अकाउंट गलत तो मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक भी गलत, क्योंकि वो उस पर डिपेंड रहता है।
तो ये उसकी सही लिमिटेशन है कि वो दूसरी टेक्निक के ऊपर डिपेंड रहता है। अपने आप मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नहीं हो सकता जब तक आपके पास फाइनल अकाउंट ना हो, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तो उसके ऊपर से आप आगे फ्यूचर में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, यानी मैनेजमेंट अकाउंट डिपेंड्स है। तो ये सही लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजर जिसको हम कहते हैं, उनके पास दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना ज़रूरी है, टैक्सेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाएगा। तो ये उसकी भी लिमिटेशन कह सकते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आप नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑलराउंडर स्किल होनी चाहिए, यानी आपके पास सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मैनेजमेंट अकाउंट अच्छे से कर पाओगे। तो ये लिमिटेशन थी। नेक्स्ट लिमिटेशन, फिगर्स इन मनी ओनली। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ये भी आपको सिर्फ मनी में फिगर प्रोवाइड करता है, यानी अमाउंट में फिगर देता है, पर्टिकुलर कोई इसको भी इंटरप्रिटेट नहीं करता। यानी कि अगर आपको पता है कि ये डिसीज़न लेना है तो ये आप डिसीज़न लोगे। सपोज कोई मशीनरी आपको परचेस करना है तो वही आपको दिखाएगा कि मशीनरी परचेस करने में हमें इतना फ़ायदा होगा, इतने रुपीज़ का, पर वो मशीन लेना क्यों चाहिए उसके रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी वो नहीं बता पाएगा। यानी सिर्फ आपको पैसे में आप उसको दिखा सकते हो, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता। नेक्स्ट लिमिटेशन वो है एक्सपेंसिव। सीधी सी बात है, अगर मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जो एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे, और एक्सपर्ट मुफ्त में काम नहीं करते, उनको क्या देना पड़ता है, सैलरी। और सैलरी भी बहुत बड़ी अमाउंट की सैलरी, जैसे कि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो, कोई ऐसे इकोनॉमिक्स को हायर करो जो आपको अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करके दे, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट को उसको एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन वो है डिसीजन बाय मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मैं करूँ वही सही, मैं ही बॉस हूँ, आई एम द बॉस, यानी कि मैनेजमेंट जो डिसीज़न लेता है ना वही डिसीज़न फाइनल होता है। यानी वो किसी को आगे पूछने नहीं जाते, मैनेजमेंट जो बजट्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर डिसीज़न ले लेते हैं, और वो डिसीज़न मैनेजमेंट लिया होता है, सही है गलत है, उसको टाइम नहीं रहता कि उसको दूसरे लोगों को पूछे, यानी कोई मीटिंग वगैरह करके उसको डिसीज़न ले, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मैनेजमेंट ही डिसीज़न ले लेता है, जो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो ये उसकी वन ऑफ द लिमिटेशन कह सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन वो है अपोजिशन अगेंस्ट न्यू सिस्टम। सीधी सी बात है, अगर मैनेजमेंट कोई भी चीज़ अप्लाई करेगा ना तो कई लोग ऐसे नहीं होते, कई जगह पे होते हैं कि जैसे कोई डिसीजन है ना तुरंत उसका अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये तो मैनेजमेंट की मनमानी है, ऐसे हर बार करते हैं। तो यानी कि ये मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की एक लिमिटेशन ये भी है कि मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेगा ना उसका अपोजिशन ऑलवेज किया जाएगा। ये सिर्फ बनाई गई लिमिटेशन कह सकते हो कि मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसका अपोजिशन कई ट्रेड यूनियन वगैरह करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की दीज आर द लिमिटेशन। ये भी एग्जाम में आ चुका है तो इसको एक्स्ट्रा बिल्कुल मत समझना। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलिए टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू में। तो ये चैप्टर के आज हम अभी करेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs जो यूनिवर्सिटी में मोस्टली पूछे गए। उसमें से सबसे पहला मोस्ट IMP, टू whom मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। ऑप्शन ए डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, ऑप्शन बी इन्वेस्टर, ऑप्शन सी शेयर होल्डर, ऑप्शन डी क्रेडिटर। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी किसके लिए प्रॉफिटेबल है? तो मैनेजर्स के लिए, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप कह सकते हो। ऑप्शन वो लोग आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, डायरेक्टर वर्ड यूज़ करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड यूज़ करते हैं, कई बार टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही इंडिकेट कर रही है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी डायरेक्टर्स के लिए है। चलिए दूसरा MCQ नंबर 2, डैश इज नॉट यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ऑप्शन ए यूनिट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन सी बजटरी कंट्रोल, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। भाई नीचे में से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी यूज़ नहीं करता? यानी कि आज ही हमने देखा था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी।
तो कौन सी टेक्निक नहीं है? आंसर ए, यूनिट कॉस्टिंग, वो मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी ऑप्शन दे सकता है। तो यानी कि जो मैनेजमेंट की टेक्निक ना हो ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की टेक्निक पता होना चाहिए, तो आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, द वेरियस रिपोर्ट्स प्रिपेयर इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आर प्रेजेंट। फिर आपको ऑप्शन दिए गए, ए वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी क्रेडिटर्स। आंसर आएगा ए वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी किसके लिए प्रेजेंट की जाती है, रिपोर्ट किसके लिए बनाए जाते हैं, तो अलग अलग मैनेजमेंट के जो लेवल है उनके लिए रिपोर्ट बनाए जाते हैं। ये फर्स्ट एमसीक्यू जैसा था पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 4, द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ड्यूरिंग असेट वैल्यूएशन डैश इज कंसिडर। ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट वैल्यू, ऑप्शन बी बेसिक प्राइस, ऑप्शन सी कॉस्ट प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी पॉलिसी इज नॉट डिसाइडेड। यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जब आप असेट का वैल्यूएशन करते हो तो कौन सी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए? रिप्लेसमेंट वैल्यू। याद करो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी देखा था। स्कोप में आया था असेट रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग, यानी कि जब आप असेट को वैल्यूएशन करते हो तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यही वो एमसीक्यू कहना चाहता है कि असेट की वैल्यूएशन कौन सी प्राइस, रिप्लेसमेंट वैल्यू लेनी चाहिए। एमसीक्यू का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट करेक्ट इन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ऑप्शन ए present only past data, option B useless for controlling, option C present that figure not interpretation, option D used for taking decision। आंसर आएगा डी यूज फॉर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कई लोग अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करते फिर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि नीचे में से कौन सी करेक्ट लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन में से ये एमसीक्यू निकाला है, तो कौन सी लिमिटेशन नहीं है, बाकी की लिमिटेशन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज फॉर टेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन के लिए वो यूजफुल है। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजफुल है डिसीजन के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इंटरनल ऑडिट इज टू बी डन। ऑप्शन ए वॉलंटरी, ऑप्शन बी कंपल्सरी बाय गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कंपल्सरी ट्वाइस इन अ ईयर, ऑप्शन डी कंपल्सरी वंस इन अ ईयर। आंसर आएगा ए वॉलंटरीली। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में इंटरनल ऑडिट ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो मैनेजमेंट अकाउंट मेंटेन करना भी ज़रूरी नहीं है कंपनी के लिए, तो इंटरनल ऑडिट भी ज़रूरी नहीं है। लास्ट नंबर 7 एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज, ऑप्शन ए to help management by using total accounting data, option B to prepare financial accounts only, option C to prepare accounts of cost only, option D to prepare and present financial reports before shareholder। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है? तो ऑप्शन ए ही आएगा, हेल्प मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को ही वो ऐसा अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव में से उन्होंने एमसीक्यू निकाला था। ये एमसीक्यू यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है वो मैं कंसिडर किए। इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको ध्यान कॉमर्स के ट्यूशन मटेरियल में मिल जाएंगे। तो ये इसी के साथ जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू टोटल थ्योरी लेक्चर था, ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.